हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड इंडिया। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर नेट, जेआरएफ, सेट, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, एमफिल एंट्रेंस एग्जाम। और बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ये एक रेलेवेंट यूनिट है अंडर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। और साथ ही साथ उन सभी लोगों के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है जिनकी बैचलर्स में या मास्टर्स में बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक है। तो वो भी ये वीडियो जरूर देखिए, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और मैं कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा आपको। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही साथ कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। Before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Ed India and hit the bell icon for latest updates. You can also follow us on Telegram और हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है एड इंडिया फॉर नेट जेआरएफ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जो भी हमारे यूट्यूब वीडियोस होते हैं, क्विजेस के जो भी लिंक्स होते हैं, वो सारे के सारे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। जो भी हम यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं उसका लिंक, और क्विजेस जो डेली बेसिस पे हमारे आते हैं ऑन पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, उसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एड इंडिया फॉर नेट जेआरएफ में मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैंने अराउंड 17 वीडियोस अभी बनाई हुई हैं इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर। रेलेवेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो ज़रूर उसको कंसीडर करिएगा। लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और साथ ही साथ हमारा एक और यूट्यूब चैनल है रिसर्च एंड पीएचडी गाइड सक्सेस क्लासेस, जिसमें मैं आपको रिसर्च एंड पीएचडी से रिलेटेड पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। कैसे रिसर्च पेपर बनाना है, कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाना है, एंड मैनी मोर। तो आप उसको भी जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस वगैरह, रिसर्च वर्कशॉप्स की भी मैं इन्फॉर्मेशन उसी यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ। चलिए आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस इंक्लूड्स। इंटरनल एनवायरनमेंट बिजनेस का जो होता है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। खुद पढ़िए क्वेश्चन एंड ट्राई टू गिव द आंसर। इजी क्वेश्चन है। 1, 2, 3 एंड 5 ये बिल्कुल करेक्ट पॉइंट्स हैं। कैसे? फर्स्ट जो है ये क्या बोल रहा है? फर्स्ट बोल रहा है बिजनेस एथिक्स एंड मोरल स्टैंडर्ड्स। ये बट नेचुरल है, इंटरनल टू द एनवायरनमेंट होंगे। टू हुम्स एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट की बात हो रही है। इज इट क्लियर? सेकंड, बिजनेस एंड मैनेजरियल पॉलिसीज। पॉलिसीज, मैनेजरियल पॉलिसीज भी कहाँ बनती हैं? इंटरनल एनवायरनमेंट में बनती है, ऑर्गेनाइजेशन के। प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, है ना, किस तरीके से बिजनेस को डेवलप करना है, ये सब चीज़ें भी कहाँ आती हैं? ये सब भी इंटरनल होती हैं। कैसे आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हो, इससे रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं, जो भी स्ट्रैटेजीज बनती है, वो भी इंटरनल ही होती है ऑर्गेनाइजेशन की। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं, ये इंटरनल बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ जनरल एनवायरनमेंट। एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, किस तरीके से आपने अपने वर्कर्स के साथ रिलेशन मेंटेन किए हुए हैं, ये भी इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है। चलिए आ जाते हैं और देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या था। 1, 2, 3 एंड 5। और देखते हैं अब कि इंटरनल एनवायरनमेंट, टास्क एनवायरनमेंट एंड जनरल एनवायरनमेंट, जो कि मैंने आपको बताया ये क्या क्या होते हैं और इसके अंदर क्या क्या आता है। इंटरनल एनवायरनमेंट मैंने आपको बताया इट इज़ टोटली इंटरनल टू दी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर आते हैं ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़ एंड कल्चर। ये एथिक्स वगैरह सब किस में आ रहा था जो अभी अपन ने पढ़ा प्रीवियस क्वेश्चन में, कल्चर के अंदर। टास्क एनवायरनमेंट मतलब टास्क एनवायरनमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ customers, suppliers, strategic partners, regulators and competitors. इज इट क्लियर? ये सब आते हैं टास्क एनवायरनमेंट के अंदर। और जैसे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस वो किस में आते हैं? वो जनरल एनवायरनमेंट में आते हैं, जिसके अंदर आते हैं टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, सोशियो कल्चरल डायमेंशन, पॉलिटिकल लीगल डायमेंशन एंड इंटरनेशनल डायमेंशन। इज इट क्लियर? तो ये होते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट, टास्क एनवायरनमेंट एंड जनरल एनवायरनमेंट। पता होना चाहिए आपको, कभी भी आपसे पूछ सकता है। चलिए आ जाते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट? अभी मैंने बताया आपको इसमें से कौन सा इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है। आई होप आप लोग आंसर दे रहे होंगे।
द करेक्ट आंसर इज कस्टमर। सिंपल सी बात है, कस्टमर किसका पार्ट है? कस्टमर टास्क एनवायरनमेंट का पार्ट है। इज इट क्लियर? मिशन एंड ऑब्जेक्टिव इंटरनल, ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉयज़ भी इंटरनल है, और शेयर होल्डर्स वैल्यू जिसमें हम मैक्सिमाइज करते हैं शेयर होल्डर्स की वेल्थ को, इससे रिलेटेड डिसीजंस भी कहाँ लिए जाते हैं? इंटरनल एनवायरनमेंट में। इज इट क्लियर? इसलिए कस्टमर इज ऑड वन आउट, ये टास्क एनवायरनमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कॉरपोरेट कल्चर। ध्यान से पढ़िएगा असर्शन रीजन को और फिर आंसर दीजिएगा, क्योंकि हम जनरली जो है ये थोड़े से ऑप्शन देख लीजिए, ए बी सी डी इस तरीके से है। ये है आपका ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। इजी क्वेश्चन है, अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो। सी इज द करेक्ट आंसर। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो ऊपर वाला असर्शन है, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कॉर्पोरेट कल्चर जो होता है ये क्लोज्ड एंड थ्रेटनिंग हो सकता है ना, या फिर ओपन एंड पार्टिसिपेटरी हो सकता है। जो कल्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ये डरावना हो सकता है, थ्रेटनिंग हो सकता है, स्ट्रिक्ट हो सकता है, या ओपन एंड पार्टिसिपेटरी हो सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट बोल रहा है असर्शन। रीजन क्या बोल रहा है? क्या रीजन जस्टिफाई कर पा रहा है? रीजन बोल रहा है कि कॉर्पोरेट कल्चर जो है डिसाइड इस तरीके से किया जाता है कि कैसे टॉप लेवल मैनेजर्स फंक्शन कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है, ये फंक्शनैलिटी, टॉप लेवल फंक्शनैलिटी बताता है कि इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, है ना। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ अ कंपनी। इज इट क्लियर? तो बी मतलब रीजन एंड असर्शन, ये दोनों के दोनों जो है बिल्कुल सही हैं, पर रीजन जो है वो असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। इज इट क्लियर? बिकॉज असर्शन इज टॉकिंग अबाउट द टाइप कि किस तरीके से कॉर्पोरेट कल्चर होता है, क्लोज्ड एंड थ्रेटनिंग, और यू कैन से ओपन एंड पार्टिसिपेटरी। बट रीज़न बोल रहा है कि टॉप लेवल मैनेजर्स जिस तरीके से काम करते हैं वो डिसाइड करता है कि इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। और कॉर्पोरेट कल्चर भी जो है डिटरमाइन करता है, कॉर्पोरेट कल्चर एंड स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ टॉप मैनेजर्स, दोनों का जो है, जो दोनों के दोनों एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू डिटरमाइन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ अ कंपनी। तो ये दोनों बिल्कुल भी रिलेटेड अपने आप में नहीं है। नेक्स्ट इज द मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इजी है ये भी। ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों? बिकॉज माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सप्लायर, है ना, और मैक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर। इज इट क्लियर? इसके अलावा हम आ जाते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन, नॉन स्पॉन्सरिंग इवेंट्स, है ना, जो इवेंट्स स्पॉन्सरशिप जो है नहीं लेते हैं, उसमें प्राइस का कोई रोल नहीं होता है, वहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन होता है ना, प्राइस का कुछ रोल नहीं होता, बिकॉज इट इज़ अ नॉन स्पॉन्सरिंग इवेंट, है ना, जिसमें कोई भी जो है स्पॉन्सर्स नहीं है, कोई भी पैसा नहीं लगा रहा है। जब कोई पैसा लगा ही नहीं रहा है तो यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन आ जाएगा। और लास्ट इज डिज़ायर कंपटीशन, कॉम्पिटिटर्स अमंग डाइवर्स प्रोडक्ट्स टारगेटिंग डिस्पोजेबल, है ना, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर। इज इट क्लियर? जो ऐसे यू नो इस तरीके से कंपटीशन अराइज होता है डिज़ायर कंपटीशन में, जिसमें टारगेट किया जाता है डाइवर्स प्रोडक्ट्स को, जो कि कस्टमर्स या कंज्यूमर्स इनकम पे फोकस करते हैं। ठीक है, मतलब उनका फोकस रहता है कि हम ऐसे डाइवर्स प्रोडक्ट्स ऑफर करें अपने कंज्यूमर्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम। इज इट क्लियर? ये होता है डिज़ायर कंपटीशन। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में समझ लेते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाता है? इसमें आ जाते हैं आपके कस्टमर्स, सप्लायर्स, इंटरमीडियरीज, कॉम्पिटिटर्स एंड पब्लिक।
ठीक है। और मैक्रो में क्या क्या आता है? मैक्रो में आता है आपका पेस्टल, ये याद कर सकते हैं आप, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोशियो या सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, तो ये पेस्टल आपको याद रहेगा मैक्रो एनवायरमेंट का। और माइक्रो में आ जाते हैं कस्टमर, सप्लायर, इंटरमीडियरीज, कॉम्पिटिटर्स एंड पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ एथिक्स? एथिक्स हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? रिलीजन, लीगल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, कल्चर या फैमिली सिस्टम? मतलब इसमें से आपको चूज करना है। रिलीजन से मिलता है हमको एथिक्स, हम जिस भी रिलीजन को मानते हैं। उसके बाद कल्चर, कैसा आपके घर का कल्चर है उससे पता चलता है हमें एथिक्स, है ना। जहाँ चोरी चकारी और ये सब चीज़ें होगी तो वहाँ पे उनकी अपब्रिंगिंग भी वैसी ही होती है। फैमिली सिस्टम, किस तरीके से फैमिली आपको जो है एथिक्स प्रोवाइड करती है, किस तरीके से फैमिली की अपब्रिंगिंग होती है, ये एथिक्स प्रोवाइड करता है। लीगल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम का तो कोई लेना देना ही नहीं है एथिक्स से। इज इट क्लियर? इसलिए सी इज़ द करेक्ट आंसर। लेजेस फेयर पॉलिसीज एडॉप्टेड इन, अभी मैं बताऊंगा आपको लेजेस फेयर पॉलिसी क्या होता है। लेजेस फेयर पॉलिसी कौन अडॉप्ट करता है? सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम या कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम? लेजेस फेयर मतलब फ्री हो आप हर एक चीज़ से। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम जो है ये अडॉप्ट करता है लेजेस फेयर पॉलिसी। क्यों? बताता हूँ मैं आपको। पहले मैं आपको बता दूँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम होता क्या है, जिसमें जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं वो जो है उनका एक तरीके से ओनरशिप रहता है। दे विल फ्रेम ऑल दी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एवरीथिंग। इज इट क्लियर? और उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जस्ट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। इज इट क्लियर? उनका ऑब्जेक्टिव रहता है किस तरीके से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, प्राइवेट बिजनेस मैन होते हैं, वो कैपिटल गुड्स ओन करते हैं और मार्केट डिमांड एंड सप्लाई जो है ये डिसाइड करते हैं कि प्राइस और डिमांड क्या, प्राइस वगैरह क्या होनी चाहिए प्रोडक्ट्स की। मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड डिसाइड करते हैं द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है। गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इंटरवीन करती हैं और सोशल ओनरशिप होती है और जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना बिल्कुल भी नहीं होता। और मिक्स्ड मतलब कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट का जो मिक्सचर होता है वो होता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जो कि हमारी इंडिया है। और कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? इसमें जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो एक कम्युनिटी लेती है, इसलिए उसे कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। अब आ जाते हैं लेजेस फेयर, ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक क्या होता है। लेजेस फेयर मतलब डू दिस और दैट एज यू सी फिट, है ना। क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास है तो वो जो चाहे कर सकते हैं, जिस तरीके से वो प्रॉफिट कमा सकते हैं, टोटली डिपेंड्स अपॉन देम, राइट। तो ये होगा लेजेस फेयर। नेक्स्ट इज ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मतलब एक तरीके से ये काम करो, वो काम करो, मेरे हिसाब से चलो, ये होता है ऑटोक्रेटिक। एंड डेमोक्रेटिक मतलब व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू, है ना। वो उनसे पूछते हैं क्या करना चाहिए, फिर जनता बोलती है जैसा भी, उसके अकॉर्डिंगली वो अपना दिमाग लगाते हैं और फिर वो जो है कुछ नए रूल्स, कुछ नई पॉलिसीज, इकोनॉमिक डिसीजंस वगैरह लेते हैं। इज इट क्लियर? तो ये होता है ऑटोक्रेटिक, लेजेस फेयर एंड डेमोक्रेटिक। तो बहुत अच्छा डायग्राम है ये, इससे आपको याद रहेगा। इसलिए डायग्राम्स में लेके आता हूँ क्योंकि ये डायग्राम्स आपकी आंखों में बस जाते हैं और फिर आप एग्जाम के टाइम पे गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करते। ऑटोक्रेटिक, लेजेस फेयर एंड डेमोक्रेटिक। Dash is the economic system whereby the state hold broad powers to serve the public interest. It decides what goods and services are produced and in what quantities, and demand typically exceeds supply. स्टेट पावर्स होल्ड करती है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए और वो डिसाइड करती हैं कि क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में, और किस तरीके से डिमांड जो है एक्सीड्स कर जाए सप्लाई से।
इसका आंसर है ए, सेंट्रली प्लान्ड सोशलिज्म, है ना। ये प्लान्ड तरीके से ही पूरा काम होता है, जिससे आप जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हो, और ये किसके हाथ में रहता है, गवर्नमेंट के हाथ में, राइट, है ना। इसके ब्रॉड पावर्स किसके हाथ में होते हैं, स्टेट के पास होते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा ना, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, गवर्नमेंट का इसमें रोल होता है। ये होता है सेंट्रली प्लान्ड सोशलिज्म, वो जो है डिसाइड करता है कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने चाहिए, कितनी क्वांटिटीज़ में, और बाकी सब चीज़ें, ठीक है, उनके पास पावर्स होती है। और वही अगर यहाँ स्टेट हटा करके अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स लिख लिया जाता तो क्या हो जाता, वो हो जाता सेंट्रली प्लान्ड कैपिटलिज्म, ठीक है, हमें सब पता होना चाहिए। मार्केट सोशलिज्म क्या होता है, मार्केट सोशलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें सोशल ओनरशिप रहती है, बट इन द फ्रेमवर्क ऑफ मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। सोशल ओनरशिप तो रहती है, बट मार्केट इकोनॉमी को भी वो कंसीडर करते हैं। और मार्केट कैपिटलिज्म में जहां मैंने सोशल ओनरशिप बोला, वहां बोल दोगे प्राइवेट इंडिविजुअल ओनरशिप होती है, और वो भी काम करते हैं इन द फ्रेमवर्क ऑफ मार्केट इकोनॉमी। इज इट क्लियर? सो ए इज द करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी जो मैंने आपको बताया, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट। कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, है ना। प्राइवेट मतलब हो गया आपका कैपिटलिस्ट और पब्लिक हो गया आपका सोशलिस्ट। इज इट क्लियर? तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी होता है कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। होमवर्क क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, और मैं आपको जो है इसके आंसर, आपके जो आंसर्स आप दोगे कमेंट सेक्शन में मुझे, मैं वहाँ पे बताने वाला हूँ आपको, जैसे मैं आपको अभी तक बताते आया हूँ, राइट। मैं बता देता हूँ उसमें कि यू आर करेक्ट, और करेक्ट आंसर बता देता हूँ अगर आप गलत होते हो तो इसका भी आंसर आपको उसी की तरह कमेंट सेक्शन में बताना है इस वीडियो के नीचे। और एक चीज़ मैं आप लोग से ज़रूर पूछना चाहूँगा कि मैं ये सोच रहा हूँ कि पेपर 1 के भी बहुत से बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर पेपर 1 के ऊपर भी आप जो मुश्किल मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर वीडियोज़ बनाइए। तो जस्ट टेल मी इन कमेंट सेक्शन, जिससे ये पता चले मुझे कि जितने भी बच्चे मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं, जितने भी लोग मेरे से एसोसिएटेड हैं, क्या वो भी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, पीपल एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, इन सब के कॉन्सेप्चुअल वीडियोस चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, है ना। अगर आप चाहते हैं तो मुझे बताइए, उसके बेसिस पे फिर मैं आपके लिए जो मेन मेन चीज़ें हैं पेपर 1 की, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर जो मेन मेन चीज़ें जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके ऊपर फिर मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि यू वांट पेपर 1 वीडियोस और नॉट। एंड कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की तो आ ही रही है और आती भी रहेगी आगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, जिससे आपका और नॉलेज इंक्रीज़ हो। पसंद आया वो वीडियो तो लाइक करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, और शेयर करिए इसको, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज मिल सके और वो जो है अपने गोल तक आसानी से पहुँच जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड एंड स्टे सेफ।